नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज, SOITS, बैचलर ऑफ आर्ट्स, फिलॉसफी, BAFPY, हिंदी, BPYC 101 दर्शन का परिचय, परिप्रेक्ष्य, मुद्दे और प्रारंभिक इतिहास। खंड 1, दर्शन का परिचय। इकाई 3, पाश्चात्य दर्शन, विशेषताएं, परिप्रेक्ष्य और मुद्दे। 3.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम पाश्चात्य दर्शन का एक सिंहावलोकन करेंगे। इस इकाई के समन्वयात्मक दृष्टि से निम्नांकित उद्देश्य है। आप इकाई के अंत तक निम्नांकित तथ्यों से परिचित हो जाएंगे। 1. पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्रयुक्त। आप इकाई के अंत तक गिनांकित प्यो से विभिन्न प्रमुख विषयों से। 4. पाश्चात्य दर्शन की विभिन्न दार्शनिक परंपराओं से। 3. विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों द्वारा उठाई गई ज्ञान, अर्थ, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र की सामान्य समस्याओं से। 3.1 प्रस्तावना। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक, ने एक बार कहा था कि समस्त पाश्चात्य दर्शन प्लेटो के दर्शन पर टिप्पणी मात्र है। इसका अभिप्राय यह है कि डॉक्टर जोश मलिकल, डॉन बॉस्को कॉलेज, वारंगल। यह इकाई BPY 003 के खंड 1 की इकाई 5 का संशोधित संस्करण है। प्लेटो ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की अनेक समस्याओं पर गहन चिंतन किया एवं अपनी दार्शनिक उपलब्धियों का अत्यधिक प्रभाव बाद के पाश्चात्य दार्शनिकों पर डाला। इस अर्थ में जो बात व्हाइटहेड ने प्लेटो के दर्शन के उत्तरकालीन प्रभाव के लिए कही है, वही बात कुछ हद तक अन्य दार्शनिकों के संदर्भ में भी कही जा सकती है, क्योंकि दर्शन एक अनेक विद्वानों द्वारा किया जाने वाला उद्यम है तथा इसकी प्रकृति द्वंद्वात्मक शैली की है। जब हम ये कहते हैं कि दर्शन एक बहुलवादी विधा है, तो इसका अर्थ यह है कि इतिहास में आने वाले प्रत्येक दार्शनिक अपने विशेष संदर्भ और दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कहते हैं कि दर्शन एक द्वंद्ववादी विधा है, तो इसका अर्थ यह है कि इतिहास में दर्शन का प्रवाह परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संघर्षों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप नए विचारों एवं प्रघटनाओं का निरंतर विकास होता रहता है। इस इकाई में, जहां हम पाश्चात्य दर्शन का एक सिंहावलोकन करेंगे, वहीं पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में हुए वैचारिक द्वंद्व का भी दर्शन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम विभिन्न दार्शनिक समस्याओं के संदर्भ में अपनाए गए बहुरूपी दृष्टिकोणों पर भी विचार करेंगे। इस प्रक्रिया में हम उनमें छुपी हुई एकता का भी दर्शन करेंगे। 3.2 प्राचीन पाश्चात्य दर्शन। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन को ग्रीको रोमन दर्शन या ग्रीक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभ ग्रीस देश या आदि ग्रीक विद्वानों ने किया था। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन को ग्रीक चमत्कार भी कहा जाता है। इस दर्शन ने विकास की यात्रा में भविष्यकालीन चिंतन रूपी फूल के लिए बीज का कार्य किया। प्राचीन एक सापेक्षिक शब्द है। सामान्यतः यह अतीत में होने वाली वस्तु, घटना, व्यक्ति, समय आदि को सूचित करता है। यह ऐसे अग्रणी अन्वेषकों का उल्लेख करता है जिन्होंने सर्वप्रथम ज्ञान के नए क्षेत्रों में पदार्पण किया। वे साहसी चिंतक थे और प्रत्येक समस्या को नए ढंग से देखते थे एवं उनके नए समाधानों के लिए उत्सुक रहते थे। ग्रीस को पाश्चात्य दर्शन की आधार भूमि इसलिए समझा जाता है क्योंकि 1. भौगोलिक स्थिति इस देश की बाह्य सुंदरता और प्राकृतिक वातावरण चिंतन के लिए अनुकूल था, अतः विश्व के विषय में कौतूहल प्रकट करने के लिए उपयुक्त था। 2. सांस्कृतिक अंतर्संबंध इसके कई बंदरगाह थे, इसलिए यहाँ के लोग व्यापार के माध्यम से अन्य संस्कृतियों से संबंध रखते थे। इसके कारण इस देश के निवासियों का संबंध अन्य देशों से हुआ और उन्हें परस्पर एक दूसरे के ज्ञान को समझने का अवसर मिला। इसी कारण से ग्रीक चिंतन में सार्वभौमिकता आई। 3. राजनैतिक और आर्थिक सुदृढ़ता ग्रीक निवासी आर्थिक दृष्टि से समस्याओं से मुक्त थे। उनके लिए राजनैतिक और आर्थिक संकट नहीं था। सुदृढ़ राजनैतिक जीवन, प्रजातांत्रिक वातावरण तथा प्रचुर विलासिता ने उन्हें दार्शनिक चिंतन की ओर मोड़ दिया। 4. पौराणिक आख्यान तथा किंवदंतियां उनकी परंपरा में अनेक पौराणिक आख्यान थे जो उनका पथ प्रदर्शन करते थे। ये पौराणिक आख्यान उन्हें जीवन के सत्य और यथार्थ को देखने के लिए विवश करते थे। 5. धार्मिक स्वतंत्रता, वे किसी भी विशेष देवता की पूजा करने के लिए स्वतंत्र थे। 6. बाह्यमुखी, ग्रीक के लोग बाह्यमुखी थे। वे सामाजिक थे और दूसरे के कार्यों में रुचि लेते थे। 1. उन्होंने प्रज्ञा के अन्वेषण को महत्व दिया, जो कौतूहल से संबंधित था। 4. प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिकों ने प्रज्ञा के अन्वेषण को महत्व दिया तथा अरस्तु जैसों ने प्रज्ञा के सभी आयामों के अध्ययन पर बल दिया। 3. प्राचीन चिंतक प्रकृति के विभिन्न आयामों को आश्चर्य से देखते थे। इस कौतूहल ने उन्हें प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए बाध्य किया।
ग्रीक दार्शनिकों के सामने प्रमुख दार्शनिक समस्याएं निम्नांकित थी। दृष्ट जगत की समस्याएं, परिवर्तन या अपरिवर्तनशीलता, सत का भाव या संभवन, भौतिक जगत में व्याप्त व्यवस्था या अव्यवस्था, जगत को एक सूत्र में बांधने वाला तत्व या जगत का मूल तत्व, वह जगत की मूल प्रकृति को जानने की इच्छा तथा शक्ति, मानव समाज एवं व्यक्ति का बौद्धिक एवं नैतिक स्वरूप, मनुष्य का जगत में स्थान आदि। उन्होंने मूल रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि जगत असीम है तथा मनुष्य उसका संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम है। ये विचारक मुख्यतः निरीश्वरवादी और बहुदेवतावादी थे, परंतु उनके विश्वासों ने उनकी मानवीय कल्पनाओं को बाधित नहीं किया। वास्तव में प्राचीन पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन आज भी प्रासंगिक है। एक शिक्षित व्यक्ति वही होता है जिसे इतिहास का पर्याप्त ज्ञान होता है। इसके बिना ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने में कठिनाई आती है। दर्शन के इतिहास के ज्ञान से हम ये भी जान जाते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती विचारकों से कहाँ गलती हुई। दर्शन के इतिहास के द्वारा विचारों की भावात्मक या निषेधात्मक प्रवृत्ति ज्ञात होती है। इससे ये भी पता लगता है कि कोई भी दर्शन पूर्णतः सत्य अथवा असत्य नहीं होता है। दर्शन का इतिहास पढ़ते समय हमारे मन में अनेकों प्रश्न जन्म लेते हैं। उत्तरवर्ती दार्शनिक पद्धति अपनी पूर्ववर्ती दार्शनिक पद्धति का विकसित रूप होता है। उदाहरण के लिए, अरस्तु के दर्शन को समझने के लिए उसके पूर्ववर्ती प्लेटो के विचार को जानना आवश्यक। संक्षेप में, सत्यानुसंधान के लिए दार्शनिक इतिहास से परिचय आवश्यक है। 3.3 मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन। मध्यकाल यूरोपीय दर्शन और मध्य पूर्व के दर्शन की उत्पत्ति का समय है। ये रोमन साम्राज्य के पतन के बाद और यूरोप के पुनर्जागरण के पहले तक विस्तृत है। अतः स्थूल रूप से मध्यकाल ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जाना जाता है। इस काल के प्रमुख दार्शनिक हैं बोथियस, एंसेल्म, पीटर अबेलार्ड, थॉमस एक्विनास, डन स्कॉट्स, विलियम ओकहैम तथा और भी दूसरे अनेक दार्शनिक। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूरोपीय दर्शन पर मुस्लिम चिंतकों जैसे अविसेन, इब्न सिना और एवरोस, इब्न रुश के लेखों का अत्यधिक प्रभाव था। वस्तुतः मध्यकालीन दर्शन पर ग्रीक दर्शन का, पूर्वी दर्शन का, रोमन दर्शन का, इस्लामिक दर्शन का तथा यहूदी परंपरा का प्रभाव था। मध्यकालिक पाश्चात्य दर्शन की एक मुख्य समस्या आस्था और बुद्धि के मध्य में संबंध को लेकर थी। इसी काल में ईसाई विचारकों का परिचय ग्रीक दर्शन से भी हुआ। मध्यकालीन दर्शन को सामान्य अर्थ में ईसाई दर्शन भी कहा जा सकता है। ईसाई दर्शन की रूपरेखा मुख्यतः प्लेटो और अरस्तु के दर्शन का ईसाइयों के धार्मिक सिद्धांतों के साथ समन्वय से निगमित होती है। ईसाई दर्शन का उद्भव मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों की इस मान्यता से हुआ कि ग्रीक दर्शन और ईसाई धर्म दैवीय सत्य को खोजने के लिए संगतिपूर्ण ढंग से एक सूत्र में पिरोए जा सकते हैं। इस विचार को मानने वालों में ईसाई विचारक दार्शनिक और धर्मशास्त्री अग्रणी थे। इस काल में मुख्यतः आस्था और बुद्धि के संबंध पर, ईश्वर के अस्तित्व और उसकी एकता पर, धर्म और तत्वमीमांसा के विषय पर, ज्ञान की समस्या पर तथा सामान्य और विशेष को लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही साथ इस पर भी विचार किया गया कि मानव का अन्य मानवों से, जगत से और ईश्वर से क्या संबंध है। मूलतः ये काल दर्शन और मुख्य ऐकेश्वरवादी धर्मों के मध्य संघर्ष का काल था। प्रायः दार्शनिक अवधारणाओं प्रयोग धार्मिक सिद्धांतों की व्याख्या प्रकट सत्यों के रूप में करने में किया जाता था। कैथोलिक प्रधान पुरोहित के इस संबंध में शब्द अंतिम माने जाते थे। इनके अनुसार सत्य प्राप्ति के लिए मानव का परमार्थ सत्य से सामना करना अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य था। 3.4 आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का मुख्य केंद्र बुद्धि था। इस काल की विशेषता ये थी कि यहाँ दर्शन विज्ञान और धर्म से स्वतंत्र होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा करता है। आधुनिक दर्शन के मुख्य संप्रदाय बुद्धिवाद, अनुभववाद और अतीन्द्रियवाद है। बुद्धिवाद बुद्धि को महत्व देता है। इसकी पद्धति निगमनात्मक है। इसके मुख्य विचारक देकार्त, जिन्हें पाश्चात्य दर्शन का पिता कहा जाता है, पास्कल, स्पिनोजा और लाइबनिज़ है। अनुभववाद इंद्रिय ज्ञान को महत्व देता है। यह आगमन पद्धति को महत्व देता है। लॉक, बर्कले और ह्यूम इसके प्रतिनिधि दार्शनिक है। अतीन्द्रियवाद कांट का दर्शन है, जो बुद्धिवाद और अनुभववाद के समन्वय का प्रयास करता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पुनर्जागरण का अर्थ नवीनीकरण, जागरण या पुनर्जन्मादि है। ये 1450 से प्रारंभ होकर करीब 100 साल तक चला। इसका प्रारंभ तुर्कों के कॉन्स्टेंटाइन पर अधिकार और छापखाने के आविष्कार से माना जाता है। छापेखाने के आविष्कार ने विचारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे साहस का युग भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का दर्शन में बहुत महत्व है, क्योंकि इसने दर्शन के चिंतन के अनेक मानक सिद्धांत दिए हैं।
इसने मानवतावाद, मानव के मूल्यों, उसकी प्रकृति, उसके सामर्थ्य और उसकी महत्ता को प्रतिष्ठित किया। इसने भौगोलिक खोजों में, कला एवं साहित्य के विकास में, धार्मिक चिंतन में तथा राजनैतिक और आर्थिक विचारों के विकास में मुख्य भूमिका निभाई। प्रबोधन, एनलाइटनमेंट शब्द का प्रयोग फ्रांस की क्रांति से पहले अमेरिका और यूरोप के उपनिवेशों में चलने वाले विभिन्न चिंतन प्रतिमानों के लिए किया जाता है। प्रबोधन काल के विद्वानों और लेखकों ने स्वयं इस पद का यह मानते हुए बारंबार प्रयोग किया कि वे बुद्धि, विज्ञान और मानवता के मूल्यों से प्रकाशित एक नए युग को लेकर आ रहे हैं, जो नवयुग मानवों को शताब्दियों से चले आ रहे अंधकार और अज्ञानता से मुक्त करेगा। विभिन्न निश्चित सिद्धांतों के समूह से कहीं अधिक प्रबोधन एक दृष्टिकोण है, एक सोचने का ढंग है। इस काल का नारा था, ज्ञान के लिए साहस करो। अतः इस काल में प्राचीन विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए तथा नए विचारों एवं मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया। इसलिए इस काल के विचारों में असंगति और विरोध दोनों दिखाई पड़ते हैं। बुद्धिवाद, इस विचारधारा में मानव बुद्धि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक देकार्त ने संदेह की पद्धति अपनाकर तत्व का अन्वेषण किया। उसके अनुसार सत्य वो है जिसे स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से जाना जा सके। वो मनुष्य को विचारशील प्राणी मानता था और इसलिए उसने घोषणा की कि मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं, कोगिटो अर्गो सम, अर्थात बुद्धि की प्रधानता। बुद्धिवादी सहज प्रत्ययों में विश्वास करते हैं, जिनका परवर्ती कांट ने कड़ा विरोध किया। बुद्धिवादियों ने सत्य को बुद्धि की सहायता से निश्चित एवं शुद्ध आकार प्रदान किया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को बौद्धिक तर्कों से ईश्वर के अस्तित्व को बौद्धिक तर्कों से सिद्ध करने का प्रयास किया। अनुभववाद से आते हैं। अनुभववादी सहज प्रत्ययों का अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव से आते हैं। अनुभववादी सहज प्रत्ययों का खंडन करते हैं। ये 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य पैदा हुए ब्रिटिश दार्शनिकों का सिद्धांत है। इसी के प्रभाव के कारण संदेहवाद, पुनरुत्थानवाद, बुद्धि आधारित देववाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद का विकास हुआ। लॉक, जिसने सहज प्रत्ययों का खंडन किया, और ह्यूम, जिसने बुद्धि की अपेक्षा सहज पद्धति और इंद्रिय संवेदन को महत्व दिया, इस संप्रदाय के प्रतिनिधि दार्शनिक थे। कांट के अनुसार अनुभववादी ज्ञान की संभावना को लेकर आवश्यकता से अधिक संदेहवादी थे। वस्तुतः उन्होंने तात्विक सत्य को जानने का गंभीर प्रयास नहीं किया और इसलिए वे संदेहवाद से ग्रसित रहे। अतीन्द्रिय प्रत्ययवाद, इमैनुअल कांट, जो जर्मन दार्शनिक थे, ने इस मत की नींव डाली। उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय करने का प्रयास किया। कांट ने तत्वमीमांसा की संभावना और असंभावना पर विचार किया। शुद्ध बुद्धि की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक ग्रंथ में कांट ने यह विचार व्यक्त किया कि ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, स्वतंत्रता आदि का वैज्ञानिक ज्ञान संभव नहीं है, अर्थात तत्वमीमांसीय ज्ञान असंभव है। लेकिन अपने दूसरे ग्रंथ व्यवहारिक बुद्धि की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में उन्होंने तत्वमीमांसा को प्राकृतिक अवस्थिति, जो अंततः मानव को नियति की खोज की ओर लेकर जाती है, कहा है और इसकी संभावना को भी स्वीकार किया है। उत्तर कांटीय दर्शन, यूरोपीय दर्शन का पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक काल में महत्वपूर्ण योगदान है। ये यूरोप के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का फल है, परंपरा में सुधार अथवा उसका उन्मूलन, धार्मिक चिंतन का खंडन तथा मानवीय दृष्टि इन दर्शनों की विशेषता रही है। इस काल में हमें फिक्ट का व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, जिसमें केवल आत्मा को सत्य माना गया है, शेलिंग का वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, जिसमें प्रकृति को सर्वोच्च सत्ता माना गया है, तथा हेगल का निरपेक्ष आदर्शवाद, जो आत्मा और प्रकृति का समन्वय करता है, प्राप्त होता है। हेगल ने द्वंद्वात्मक विधि को प्रस्तुत किया। द्वंद्वात्मक विधि सत्य का अन्वेषण 3 चरणों में करती है। 1. पक्ष प्रतिपक्ष समन्वय। उदाहरण वैयक्तिक रुचि, सामाजिक। शोपेनहावर का ऐच्छिक आदर्शवाद, मानव में जीवन की ज्वलंत अभिप्सा है, को स्वीकार करता है। 3.5 समकालीन पाश्चात्य दर्शन में जीवन की ज्वलंत। जहां आधुनिक पाश्चात्य दर्शन ने बुद्धि के चारमोत्कर्ष को प्राप्त किया, वहीं समकालीन पाश्चात्य दर्शन मानव अस्तित्व के अभिप्राय को समझने एवं निर्विचित करने का प्रयास मात्र रहा। यहाँ मानव मात्र के अस्तित्व का एक व्यवहारिक सुस्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया तथा माना गया कि अस्तित्व वास्तविक जीवन में ही निहित है। समकालीन पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम उपयोगितावाद से लेकर उत्तर आधुनिकतावाद तक के अनेकों दार्शनिक विचारों का अध्ययन करते हैं। इस दौर की मुख्य दार्शनिक विचारधारा निम्न है। उपयोगितावाद, यह वो दर्शन है जो सिद्धांतों की अपेक्षा क्रिया के व्यवहारिक परिणामों पर बल देता है और विचार को क्रिया के साधन के रूप में अपनाता है। ये क्रिया का दर्शन है। इसके मुख्य प्रतिनिधि दार्शनिक है। ज्ञान तक में चित्रित किया।
लेकिन सत्य के अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि के रूप में ये सिद्धांत एडमंड हुसर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया और यह बताया कि चेतना सदैव विषयामुखी होती है तथा सभी विषय मात्र संवृत्त प्रतीति होते हैं। साधारण शब्दों में, यह वस्तु एवं घटनाओं को उनके शुद्ध स्वरूप में पकड़ने की विधि है। इस संप्रदाय के मुख्य प्रतिनिधि दार्शनिक एडमंड हुसर और मॉरिस मार्लोपोती हैं। मार्टिन हाइडेगर, जो हुसर के विद्यार्थी थे, ने अपने गुरु के विचारों एवं पद्धति से अलग हटते हुए अपने विचारों को अस्तित्ववादी और व्याख्यावादी दिशा प्रदान की। विश्लेषणात्मक दर्शन, भाषा दर्शन। इस दर्शन ने इस तथ्य पर बल दिया कि भाषा तत्व के अन्वेषण में एक निष्क्रिय माध्यम नहीं है जो पूर्व अवस्थित सत्य को चित्रण करती है, अपितु ये तत्व को समझने में सक्रिय भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख प्रतिनिधि दार्शनिक लुडविग विटगेनस्टाइन ने इस तथ्य पर बल दिया कि दर्शन का कार्य शब्दों के विश्लेषण के द्वारा भाषा को स्पष्ट करना है। इस संप्रदाय के और दूसरे विचारक ए.जे. एयर, रूडल्फ कार्नेप, फ्रेगे तथा बर्ट्रेंड रसेल हैं। इस दर्शन की दो मुख्य धाराएं हैं, तार्किक भाववाद और तार्किक अनुभववाद। तार्किक भाववाद सत्यापन सिद्धांत को भाषा के विश्लेषण के लिए अपरिहार्य मानता है। इसके अनुसार प्रत्येक कथन को या तो सत्यापनीय होना चाहिए या फिर असत्यापनीय, अन्यथा वो कथन निरर्थक होता है। सत्यापन के सिद्धांत के साथ एक अन्य भाषा के सिद्धांत, चित्र सिद्धांत, का भी प्रतिपादन तार्किक भाववादियों ने किया। ये सिद्धांत बताता है कि भाषा तत्व की अक्षरशः संवादी होती है। तार्किक अनुभववाद ने उपरोक्त दोनों सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि प्रत्येक भाषा एक खेल है तथा विभिन्न खेलों में पारिवारिक समानता होती है। विटगेनस्टाइन अपने प्रारंभिक काल में तार्किक भाववादी या प्रत्यक्षवादी थे, किंतु बाद में वे तार्किक अनुभववादी हो गए। जीवन का दर्शन। इस दर्शन का प्रारंभ फ्रांस और जर्मनी में हुआ। जड़वादियों के लिए तत्व जड़ है, प्रत्ययवादियों के लिए प्रत्यय है तथा जीवन दार्शनिकों के लिए सज्जीवन है। इस जीवन दर्शन के मुख्य प्रतिनिधि दार्शनिक हेनरी वर्गसा, नित्से, ब्लॉन्डेल, टेलहार्ड एवं विक्टर फ्रैंकल है। इन दार्शनिकों के अनुसार जगत का रहस्य जड़ वस्तुओं में नहीं अपितु गतिशीलता में है। वर्गसा के अनुसार जीवन अतीत से वर्तमान में होता हुआ भविष्य की तरफ अग्रसर होता है। नित्से ने मूल्यों के फेर में पड़ने के बजाय जीवन को गतिशील बनाने की बात की। टेलहार्ड के अनुसार मानव आत्मा के निरंतर विकास के क्रम में जीवात्म भाव की अनुभूति करता है तथा विक्टर फ्रैंकल के अनुसार जीवन की गतिशीलता मानव जीवन में अर्थपूर्णता लाती। अस्तित्ववाद। कीरकेगड ने मार्क्स के व्यक्तिवाद को शेलिंग के भावनावाद के साथ संयुक्त करके अस्तित्ववादी दर्शन की नींव डाली। अस्तित्ववाद व्यक्ति की दृष्टि से मानव अस्तित्व पर, उसकी सार्थकता पर, उसके एकाकीपन पर, उसके अलगाव पर, निराश्रिता पर, निर्थकता पर, अमानवीकरण पर तथा ईश्वर की ओझलता पर विचार करता है। ये सार को छोड़कर स्वतंत्रता को, अस्तित्व को अधिक महत्व देता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तथा उसके संकल्प स्वातंत्र्य को अधिक महत्व देता है, क्योंकि उसी से व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। इस संप्रदाय के मुख्य प्रतिनिधि दार्शनिक ज्यां पाल सार्त्र, अल्बर्ट कामू, कार्ल यास्पर्स, मार्टिन बूबर, गैब्रियल मार्शल तथा मार्टिन हाइडेगर है। दार्शनिक व्याख्याशास्त्र। ये ग्रंथ की व्याख्या का शास्त्र है। दार्शनिक व्याख्याशास्त्र व्यक्ति की सभी क्रियाकलापों, संपूर्ण ज्ञान की टीका करने का प्रयास करता है। इस संप्रदाय के प्रतिनिधि दार्शनिक हैं हेंस जॉर्ज गैडेमर तथा पाल रीकर। उत्तर आधुनिकतावाद। ये समकालीन बौद्धिक क्रांति। इसका प्रारंभ पाश्चात्य देशों में हुआ और इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। ये क्रांति बहुत्ववाद को महत्व देती है तथा घटनाओं, अर्थों, सिद्धांतों आदि के केंद्र, सार की अपेक्षा उनकी परिधि को अधिक महत्व देती है। ये मानव बुद्धि की एकरूपता को, अर्थ एवं ज्ञान की एक सूत्रीय व्याख्या को नकारता है। इस दर्शन के प्रतिनिधि चिंतक हैं जैक्स डेरिडा, जॉर्ज बेटले, जीन बौडलार्ड, माइकेल फूको तथा ज्यां फ्रांसिस लियोटार्ड। प्रक्रिया दर्शन। ये 20वीं शताब्दी का दर्शन है जो परमेनाइडीज के सत्य के सिद्धांत का खंडन करता है तथा हेराक्लाइट्स के परिवर्तन के सिद्धांत को तथा अरस्तु के संभवन सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसके अनुसार घटनाएं मिलकर सत्य का निर्माण करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती है। इस अर्थ में सत्य का स्वरूप अनिवार्यतः गत्यात्मक है, प्रक्रिया, रूप, प्रोसेस है तथा साथ ही यह सापेक्ष भी है। इसके प्रधान दार्शनिक नॉर्थ हाइटहेड है। 3.6 सारांश। इस इकाई में हमने मुख्यतः पाश्चात्य दर्शन का एक सिंहावलोकन करने का प्रयास किया है। हमने दार्शनिक क्रम से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तथा समकालीन पाश्चात्य दर्शन का विवेचन किया है। इस कार्य को हम कांट के दृष्टिकोण से भी कर सकते थे, जिसके अनुसार दर्शन मुख्यतः 3 प्रश्नों पर कार्य करता है। 1. मैं क्या जान सकता हूँ? 2. मुझे क्या करना चाहिए?
3. मैं किस प्रकार के सत्य की आशा कर सकता हूँ? मानव जीवन जगत में तथा जगत के साथ अस्तित्वमान है। वह अपने विषय में तथा जगत के विषय में प्रश्नों को पूछने में स्वतंत्र है। वो जगत की मूल संरचना के विषय में प्रश्न उठाता है। मूल प्रश्न ये है कि कुछ नहीं है कि अपेक्षा कुछ है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? तत्व के विषय में सभी प्रश्न वास्तव में हमारे स्वयं में विषय में तथा हमारे सत्य के ज्ञान की विवेचना के धन के विषय में भी प्रश्न है। सभी स्थानों एवं कालों के दर्शनों में इस मूल प्रश्न की तरफ लौटने की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास से मानव के प्रश्न करने की क्षमता तथा मानव स्वभाव की विविधता का परिचय मिलता है। इसी का परिणाम है कि पाश्चात्य दर्शन में संदेहवाद, विज्ञानवाद, बुद्धिवाद और तार्किक भाववाद का उद्भव हुआ। दर्शन के सभी प्रश्न जिन्हें हम ऊपर देख चुके हैं, वास्तव में अस्तित्ववादी प्रश्न है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।